ये देखिए, इस मैट्रिक्स में मैंने कुछ जो है क्राइटेरिया दिया है, उस क्राइटेरिया के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें थोड़ा सा शुरू में ही समझ लीजिए कि इसमें जो है मैंने, देखिए यहां पे देख लो भाई, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं करा दूंगा। मैंने यहां पे दिया है 1 और मैंने यहां पे दिया है 5, यानी कि ये स्कोर देने का रेंज है कि 1 नंबर से लेके और 5 नंबर तक। अगर सब कुछ आपके हिसाब से होता तो आप 5 नंबर देंगे, उससे थोड़ा कम होता है तो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ऐसे है ये 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो आपको 5 नंबर, मैक्सिमम आप 5 नंबर दे सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, और मिनिमम कितना देना है आपको? 1 नंबर देना, 0 देने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब क्या है ये मैट्रिक्स, थोड़ा सा समझिए आप इस चीज को। मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो दीज आर दी क्राइटेरिया, जो मैंने आपको अभी जो है ऊपर पीछे समझाया था। इंटरेस्ट एक क्राइटेरिया है, पहला पॉइंट था ना वहां पे जो मैंने पीछे समझाया था। दूसरा इंस्ट्रूमेंट, वो सेकंड था। ठीक है, तीसरा एवरेज सिलेक्शन एंड एवरेज मार्क्स, चौथा था कवरेज इन जीएस एंड एसए एंड इंटरव्यू, और चौथा था टाइम मैनेजमेंट। ऐसा ही एक मैट्रिक्स आप अपने पास रखिए और इस मैट्रिक्स के हिसाब से आप स्कोरिंग करना शुरू करिए। मैं आपको तरीका बताता जाऊंगा कैसे। इंटरेस्ट अगर चेक करना है किसी भी ऑप्शनल का, तो उसके लिए जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि आप कम से कम आपकी तैयारी जीएस में 6 मंथ की होनी चाहिए, एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर के कवरेज के साथ। और 6 मंथ में आप जीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर और जीएस का सिलेबस का ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हो जाना चाहिए। ब्रॉड अगर बहुत ज्यादा ना भी हो तो बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जीएस में ये पार्ट है, पेपर 1, 2, 3 में ये पार्ट है, एसए में ये पार्ट है, इंटरव्यू में ये पार्ट है। वो एक मोटा मोटी आपको आइडिया होना चाहिए। मतलब 6 महीने जीएस का बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप, बहुत मुश्किल है कि जीएस में सही ऑप्शनल जो है, सॉरी ऑप्शनल में आप जो है सही ऑप्शनल अपने लिए सिलेक्ट कर पाए। और ये जो टूल हथियार मैंने बनाया है, ये उन लोगों के लिए बनाया है जिनके पास टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है। अदरवाइज आप अपने मेंटोर से जाके बात कर सकते हो, वो आपको तरीका बताएगा। ठीक है, बहुत लोग हैं जिनके पास मेंटोर नहीं है, जिन्होंने नहीं चुना है, वो भी इसका यूज कर सकते हैं। तो 6 मंथ का जीएस जो है आपका, अगर आपने बेस बना रखा है तो देन रीड दिस सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप क्या करिए कि जो सिलेबस है, जिस ऑप्शनल को आप चुनना चाहते हैं, जैसे देखिए आमतौर पे यही सब ऑप्शनल आजकल चलता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी दे रखा है मैंने। मोटा मोटी ज्यादातर लड़के 80% यही लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और वो लेने वाले थोड़े कम ही है ना, बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं। वो हिंदी लिटरेचर वगैरह भी एक थोड़ा सा है, अदरवाइज मोटा मोटी जो है यही चलता है जो ट्रेंड में है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है, सपोज कर लीजिए कि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस निकाला और मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जीएस की, तो वो सिलेबस निकालने के बाद मैं देख रहा हूं कि मैं कितना कनेक्ट हो पा रहा हूं। सपोज कर लीजिए कि मैं देख रहा हूं कि पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में से सिर्फ 40% ऐसा हिस्सा है जहां मैं कनेक्ट हो पा रहा हूं, तो मैं यहां पे मार्क्स कितना दूंगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को? 4 × 5 = 20, 2 मार्क्स दूंगा, मैक्सिमम 5 है ना। और मैं कितना परसेंट कनेक्ट हो पा रहा हूं? 40% कनेक्ट हो पा रहा हूं, तो 4 × 5 = 20, 2 मार्क्स दूंगा मैं इसको, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। मान लीजिए मैंने ज्योग्राफी का निकाला और मैं 50% जो है कनेक्ट हो पा रहा हूं सिलेबस के साथ, तो मैं इसको कितना मार्क्स दूंगा भाई? वेरी गुड, 2.5 लेंगे। क्लियर है? मान लीजिए कि मैंने सोशियोलॉजी का निकाला और सोशियोलॉजी के साथ 60% ऐसा टॉपिक है, चैप्टर वाइज मैं देख रहा हूं तो डिटेल में सिलेबस को, जहां मैं कनेक्ट हो जा रहा हूं, तो मैं सोशियोलॉजी को कितना दूंगा? 3 मार्क्स दूंगा। क्लियर है पॉइंट? इसी तरह से लेट्स से कि पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी में जो है कुछ 2-3 जो भी आ रहे हैं, राइट, इस तरह का हो। तो पहला क्राइटेरिया तो समझ में आ गया कि 6 महीने का जीएस का बैकग्राउंड होना चाहिए एनसीईआरटी न्यूज़पेपर के साथ, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जीएस के सिलेबस का। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शनल के सिलेबस को देखेंगे और ऑप्शनल के 2-3 साल के पेपर को देखेंगे। थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाएगा कि भाई क्या हिसाब किताब है। ठीक, बट बिना सिलेबस देखे पेपर नहीं देखना, पहले सिलेबस देखना है। ठीक, अब देखिए, अब इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट की बात हो जाएगी तो इसके अंदर जो मेन चीजें आती है वो आती है अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर। देखिए ऑप्शनल में ये बात 100% सही है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होने वाला, ये नहीं क्लियर होगा बिना टीचर के, और अच्छा टीचर। सेकेंड, टीचर के अलावा स्टडी मटेरियल की अवेलेबिलिटी।
कि आपके पास स्टडी मटेरियल कितना अवेलेबल है, किस क्वालिटी का अवेलेबल है, जहां से आप तैयारी कर रहे हैं और जहां से आप प्लानिंग कर रहे हैं तैयारी करने की। भाई एप्रोप्रिएटनेस देखना है ना, यूटोपिया में थोड़ा न जीना है कि मैं यहां बैठा हूं बात अमेरिका की सोच रहा हूं। भाई तुम यहीं पे हो, यहां की सोचो कि यहां पे आपके लिए जो है वो क्या बेस्ट अवेलेबल है। तो पहला अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ मॉक प्लस असेसमेंट एंड इंडिविजुअल करेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें कि जिस ऑप्शनल को आप ले रहे हैं, ऑप्शनल में आपको मैं भी आगे चलिए ना, देखो मैं बताऊंगा कि कैसे एक एक टॉपिक को लिंक करना पड़ता है। वहां पे वो टीचर आपको टाइम नहीं दे रहा है, राइटिंग नहीं कर रहा है। जैसे अपने कुछ जो है स्टूडेंट है, जैसे शैलेश वगैरह और स्निग्धा वगैरह, ये लोग रोज आके शाम को राइटिंग करते हैं अंदर बैठ के, और वो लिंक कर रहे हैं। अब उन चीजों को सिखा रहा हूं मैं, तो मैं इंडिविजुअली उनके साथ रोज बैठता हूँ 5 बजे से 6 बजे तक। आप आएंगे देखेंगे, मैं उनके साथ बैठ के सिखा रहा हूँ। तो वो हर बच्चे को सिखाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो अगर डेवलप नहीं हुआ तो ना तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको नंबर मिलेगा, ना तो आपको सोशियोलॉजी में मिलेगा, ना तो पॉलिटिकल साइंस में, जब तक आप लिंक नहीं करेंगे। एक यूनिट का दूसरे यूनिट से लिंक करना, और फिर उस लिंक जो किया है आपने उसको जो है कंटेम्पोररी एग्जाम्पल के साथ रिलेट करना। ये जब तक नहीं होगा तब तक जो है आपको ऑप्शनल में नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है यहां तक। अब देखिए, तो सपोज कर लीजिए कि आपने देखा कि टीचर की अवेलेबिलिटी, स्टडी मटेरियल की अवेलेबिलिटी और मॉक या असेसमेंट की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे आपने जो है स्कोरिंग करना शुरू किया। मान लीजिए आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे 3 नंबर दे दिया, इसको जो है आपने 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया, इसको 1 नंबर दे दिया, और इसको जो है 2 नंबर दे दिया। मैं रैंडम रख रहा हूं, है ना, ऐसे ही रैंडम रख रहा हूं। दूसरा, एवरेज सिलेक्शन एंड एवरेज मार्क्स। एवरेज सिलेक्शन और एवरेज जो मार्क्स देखना है वो 3 साल का देखना है, उससे ज्यादा नहीं देखना है। मतलब आप 2021 में जा रहे हैं देने, तो 20 का, 19 का, 18 का देख लीजिए। भाई साहब इंटरनेट पे तो इतना इंफॉर्मेशन पड़ा है ना इससे रिलेटेड, आप डाल दीजिए खाली एक बार, आपको एक्सेल मिल जाएगा, एक्सेल सीट में मिल जाएंगी चीजें कि किस ऑप्शनल से किसने जो है टॉप किया है, किस तरह का किया है। मैं आपको बता दूं, आप टॉप 50 का ऑप्शनल उठा के देखिए, जो टॉप 50 रैंक होता है ना एवरेज निकालने के लिए, 50 या 100 को पकड़िए ना, 100 को पकड़िए आप अगर 100 को पकड़ते हैं तो आप ये देखेंगे कि पर 100 स्टूडेंट, मैं अपने ऑप्शनल का बता रहा हूं, मुझे दूसरे का नहीं पता, ठीक है, बट अपने का बता रहा हूं, 22 से 23 का एवरेज रहता है। आप समझ रहे कितना बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। मतलब आउट ऑफ 100 जो रैंकिंग होती है, यूपीएससी बता रहा हूं मैं, यूपीएससी में आपको 20 से 22 की फ्रीक्वेंसी दिखेगी बच्चों की। मतलब टॉप 100 में 20 से 22 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल वाले रहते हैं। टॉप 10 में तो रहता ही रहता है, वो तो कंफर्म है रहेगा, ये आप जान लीजिए। और कोई रहे ना रहे, वो एक जरूर रहेगा उसके बीच में। तो इसका ये है एवरेज स्कोरिंग की अगर आप बात करेंगे, औसत नंबर की अगर बात करेंगे, तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि एवरेज स्कोरिंग अगर आप बात करेंगे तो सबसे अच्छा अगर कोई एवरेज स्कोर कराता है कोई सब्जेक्ट, तो वो है मैथमेटिक्स। सबसे अच्छा अगर आप निकालेंगे, भाई एवरेज स्कोर कैसे निकालेंगे आप, जितने लड़के सेलेक्ट हुए हैं उनमें कितना उन्होंने नंबर पाया है और डिवाइडेड बाई जितने क्वालिफाई हुए हैं, एक एक ऑप्शनल से कर दीजिए, आपको एवरेज नंबर निकल जाएगा। भाई 50 बच्चे अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अगर क्वालिफाई किए हैं 800 में से, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, तो उन्होंने कितना टोटल नंबर पाया है डिवाइडेड बाय 50 कर दीजिए, निकल जाएगा आपका एवरेज कि हर बच्चा कितना नंबर पा रहा है, ऐसे ही सबका निकल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा जिसका एवरेज स्कोरिंग होता है वो होता है मैथमेटिक्स का। इसका होता है मैथमेटिक्स का। ले मत लेना, भूत उतार देगा, बता रहा हूं अभी। ये मेरे पे भी चढ़ा था एक बार, है ना, लेकिन सिर्फ 15 दिन में उतर गया। यहां से चढ़ा, अब भन्ने से निकल गया पीछे। कहा भैया अब नहीं। फिजिक्स इज द सेकेंड वन। फिजिक्स क्या है? सेकेंड वन। ये भी ना उतारना, नहीं तो ये तो रात की भूत उतार देगा। ये दिन का उतारेगा, ये रात का उतारेगा। दोपहर का अगर उतारना है तो केमिस्ट्री ले लीजिए। भाई साहब इसका जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है ना, ये तो आईआईटी की तैयारी करते हुए हमारी जो है पूरी की पूरी भूत उतार दिया था। तो यूपीएससी में तो छूना मत, हाथ मत लगाना, ऐसा केमिकल है सीधे जल जाओगे। ठीक, ध्यान रखना। करते हैं लोग, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अरे यार अब वही बात हो गई ना, मान लो कोई सेंट स्टीफेंस का प्रोडक्ट है और वो ले रहा है, तो लेने दो ना यार, वो सेंट स्टीफेंस का है। एप्रोप्रिएटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस समझिए, तब जाके आप अपनी लड़ाई में आगे बढ़ेंगे।
अब कोई लड़का जो है राइट फ्रॉम बिगिनिंग, बचपन से ही ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है और तुम चले गए उससे जो है शास्त्रार्थ करने हिंदी इंग्लिश में, तो बताएगा तुम्हें वो? एप्रोप्रिएटनेस देखना बहुत जरूरी है ना। कोई लेडी श्री राम की बच्ची है और तुम चले गए उससे कॉमर्स लेने, अब वो कॉमर्स ले रहे तो हम भी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? कोई लड़का 5 साल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया हो, IIM से MBA हो, IIT से ग्रेजुएट हो, उसने इकोनॉमिक्स ले लिया, तुम भी ले लिए। गौरव अग्रवाल उसने ले लिया तो तुम भी ले लिए, तो वो तो पा गया, तुम 3 डिजिट में पहुंचोगे भी नहीं, जिंदगी भर दोनों पेपर मिला के डबल डिजिट में रहोगे। मैं बता रहा हूं, ये हकीकत है, ये जानना चाहिए। आप अपना स्ट्रेंथ देखिए, अपनी चीजों की अवेलेबिलिटी देखिए, एप्रोप्रिएटनेस देखिए। मोहब्बत किसी ऑप्शनल से नहीं करना है, इससे भी नहीं करना, प्रोवाइड से भी नहीं करना है। जिस दिन मोहब्बत हुआ किसी ऑप्शनल से, आप पास नहीं होंगे। आपको देखना है कि मेरा काम कहां हो रहा है। काम हुआ, लो पकड़ो, धरो, पढ़ो, छोड़ो, हटाओ। कौन पूछता है फील्ड में तुमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ा कि हिस्ट्री पढ़ा, है ना? जब तक वो किताब खोलोगे तब तक 4 चपेड़े दे के चला गया रहेगा। पता नहीं कौन कौन सा महासंघ का हड़ताल होता है, समझ रहे हो ना आप? तो सब्जेक्ट, हाँ, सब्जेक्ट सिर्फ किस लिए लेना है? जस्ट फॉर द पर्पस टू क्लेरिफाई द एग्जाम, क्वालिफाई द एग्जाम। जिससे अच्छा हो जाए वो लेके निकाल लो, बात खत्म करो। अब इसके बाद जो 4th नंबर पे आता है, जिसके आपके होते हैं, उसमें 2 चीजें पैरेलल में चलती हैं। आप एवरेज स्कोर 3 साल का निकालिए, एंथ्रोपोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका लगभग पैरेलल में चलता है। कभी एंथ्रोपोलॉजी के एवरेज स्कोरिंग ठीक ठाक थोड़ा सा हो जाता है, कभी पबैड का हो जाता है। इसके बाद जो आता है वो आता है ज्योग्राफी का। आप देखिए, जाके वेरीफाई करिएगा मेरी बात को, ठीक? इसके बाद जो एवरेज स्कोरिंग आता है वो आता है पॉल साइंस का, ठीक है? और फिर आता है सोशियोलॉजी का। तो ये ट्रेंड है, समझिए आप इस चीज को। और अगर मैं यूपीपीसीएस में बात कर दूं तो लगभग जो है, इसको अगर आप हटा दिए, इसको और इसको हटा दीजिए, ये नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे ये है। ये बहुत नीचे है, एंथ्रोपोलॉजी बहुत नीचे है, और इसकी तो हालत बहुत खराब है। 22 नंबर लोग भी पाए हैं इस बार सोशियोलॉजी में, आउट ऑफ 200। समझ रहे हैं ना? कितने नंबर? 22। खुद भी मार्कशीट देके कितना शर्म आता होगा। फर्स्ट पेपर 22, सेकंड पेपर 18, टोटल एग्रीगेट 30 आउट ऑफ 400। मैं दिखा दूंगा, मेरे पास है। दुश्मनों का जो है सामान इकट्ठा करके तो रखना ही होता है ना, ठीक है? क्लियर है? तो बुखार उतर जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्यों नहीं हो रहा है उसका भी मैं कारण बता रहा हूं। हर ऑप्शनल के साथ ये फेज आता है, अच्छा और खराब वाला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के साथ आया है, हर ऑप्शनल के साथ ये फेज आता है। कभी थोड़ा कम या थोड़ा खराब या अच्छा होता है, लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम क्यों आई है उसका मैं कारण बता रहा हूं। तो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो इसको पढ़ाने वाला क्राउड है, जो टीचिंग में क्राउड है, जैसे पहले 3-4 बहुत रिनाउंड फैकल्टी अच्छे हुआ करते थे, वो लोग पढ़ाते थे, तो सोसाइटी जो होता है वो सबसे ज्यादा आर्टिस्टिक पार्ट होता है। इसमें साइंस का बिहेवियर सबसे कम होता है, मतलब सबसे कम प्रेडिक्टिबिलिटी होती है इसकी। तो इसलिए जो क्वेश्चन बनता है वो लगता है कि आम क्वेश्चन है, जनरल स्टडी का क्वेश्चन है। अब देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के, अरे यार ये तो कुछ नहीं है, तो अभी के अभी यहीं पटक के कर दूंगा मैं। अभी बैठ जाऊं लिखने में, लिख दूंगा। लिखेंगे जरूर आप, हाँ लिखेंगे जरूर, लेकिन 20 में से पाएंगे 2 नंबर, 1.5 नंबर, जब तक कि उसके डिमांड को आप पूरा नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो जो चीज दिखने में जितना आसान होता है, समझ लो उतना ही खतरनाक होता है। एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी यही कहानी। एंथ्रोपोलॉजी में टोटल है क्या पता हूं? एंशिएंट हिस्ट्री और बायोलॉजी, और कुछ नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन देखेंगे तो तुमको लगेगा अरे ये जो प्राचीन मानव, जो एंशिएंट पीपल, जो सर एनसीईआरटी में पढ़ा रहे थे कि एंशिएंट ह्यूमन जो होते हैं उसमें जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि पालियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, वैसा दिखेगा तुमको। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? द साइंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, लोगों का इवोल्यूशन का। तो उसमें बायोलॉजी का भी रोल है, साइंस का, और एंशिएंट का भी रोल है, दोनों। कोई जो क्वेश्चन देखोगे ना लगेगा अरे यार ये तो कुछ है ही नहीं। तो सिंपल ये पूछ रहा है कि मानव का विकास कैसे हुआ, हाउ डिड पीपल इवॉल्व। इसमें क्या है? इसमें कोई भी लिख देगा, लिखो फिर पता चले कि वो क्या खोज रहा है आपसे। तो जो चीज आपको जितना आसान दिखता है वो एक्चुअली में उतना आसान नहीं होता है, वो उतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव आपको दिखता है। और जो क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, अगर उसको आपने डिकोड करना शुरू कर दिया तो वो उतना आसान हो जाता है। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि आपको इस चीज में भी स्कोरिंग जो है
करते हुए चलना है, ये ध्यान रखना है कि क्या है। तो मान लीजिए अगर एवरेज सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इनमें बात करूंगा, जो यहां पे दिया हुआ मैथ केमिस्ट्री का छोड़ने, तो सबसे ज्यादा जो है इसका होता है, मान लीजिए आपने इसको 4 दे दिया, इसको जो है आपने 3 दे दिया, इसको जो है आपने 1 दे दिया, इसको आपने 2 दे दिया, और इसको आपने जो है अगेन 3 दे दिया, ऐसा मान लीजिए मोटा मोटी। नेक्स्ट होता है कवरेज इन दी जीएस एंड दी एसए एंड इंटरव्यू। तो मतलब जीएस का प्रीलिम से लेके और फाइनल जो होता है इंटरव्यू तक, वहां पे किसका कितना कवरेज है। तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कवरेज 60% है। 60% का मतलब कितना नंबर हो गया, 5 में से 3 नंबर हुआ, यही हुआ ना। ज्योग्राफी का कवरेज लगभग 20% है, तो कितना हुआ, 1 नंबर। इसका कवरेज कितना है, 20 to 25%, तो 1.5 मार्क्स हुआ। पॉलिटिकल साइंस का कितना है, लगभग 20 to 25%, ठीक है। तो इसका भी जो है 2 नंबर मान लीजिए, 30% मान लीजिए एक तरह से, 3 बच्चे 15, 1.5 नंबर मान लीजिए। और एंथ्रोपोलॉजी का कितना है, लगभग 10 से 15%, तो 1 नंबर ही आसपास इसको दूंगा। और ये तो फैक्ट है, आप जाइए और निकालिए, आपको पता चल जाएगा। सब नेट पे पड़ा हुआ है ना, मैं ऐसा थोड़ा ना कि बोल के निकल जाऊंगा। आप जाइए और इसको चेक करिए कि किसका कितना है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। और मैं जो पीडीएफ भेजूंगा उससे तो पता चलेगा ही। अभी मैं एक पीडीएफ बना के भेजूंगा आपको अलग से, उस पीडीएफ में ये रहेगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल और दूसरे तरफ जीएस का सिलेबस रहेगा कि किस चैप्टर से कितना कितना ओवरलैप हो रहा है, वो भी मैंने बना दिया है, ठीक है आपके लिए, तो वो भी आपको पता चलेगा, राइट। अब टाइम मैनेजमेंट कि किसको पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि आप इसको लेके चलिए 6 to 9 मंथ के स्केल पे रखिए, 6 to 9 मंथ। जिस ऑप्शनल को करने में 9 महीना लगता है उसको आप 1 नंबर दीजिए, और जिसको करने में आपको 6 महीना लगता है उसको आप 5 नंबर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा अगर किसी को नंबर मिलेगा इसमें, तो वो मिलेगा एंथ्रोपोलॉजी को और सोशियोलॉजी को। दोनों कम टाइम लेता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, टाइम कम लेता है। मैक्स टू मैक्स जो है, अच्छे से अच्छा अगर आप कराएंगे इसको, या खराब से खराब अगर टीचर है, अच्छा से अच्छा टीचर है, खराब पे तो जाना मत, अच्छा से अच्छा अगर टीचर है तो 5 से 6 महीने में रगड़ के खत्म कर देगा, आपको राइटिंग वाइटिंग सब करा के मामला बंद कर देगा, ठीक। कवर करने में 4 महीने लगता है मुश्किल से, 4 महीना के बाद जो है 1.5-2 महीना तुम्हें रगड़ देगा, 6 महीने में आप तैयार हो जाएंगे। और ये है, आप देखिएगा बाकी लोग जो पढ़ा रहे हैं यही होता है मोर और लेस, किसी का 5-10 दिन आगे या पीछे। अगर आप बात करेंगे इसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इस बार जो मैंने आपको मॉडल बना के दिया है वो मैं 6 महीने में अचीव करा दूंगा। उसका कारण है कि मैं आपको लिखवाने वाला नहीं हूं, मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक। तो नोट्स आपका डेली का डेली क्लास होगा, डेली के डेली आपको नोट्स मिलता जाएगा, फटाफट आपका काम होता जाएगा, 6 महीने में मैं भी करा दूंगा कवर इसको, ठीक। और बाइलिंगुअल हो जाएगा, विथ प्रीवियस ईयर आंसर, ड्राफ्टिंग और प्रोबेबल क्वेश्चन सब करा दूंगा, ठीक। बशर्ते कि कोरोना माता से प्रार्थना करते रहिए कि वो फिर ना आए, राइट। हाँ, आजकल चला कोरोना माता का भी चला, आजकल पूजा वूजा होता रहता है गांव गांव में, तो करते रहिए, ठीक है। तो इस पे आप इसको 4 दे सकते हैं, ठीक है। 6 टारगेट करेंगे 7 तक आ जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक। ज्योग्राफी को तो यार 2 से ज्यादा देना मत, ये 8 से 9 महीना लेता है भाई साहब, इतना वास्ट है ना। पढ़ाने वाला भी कभी कभी सोचता है कि मैंने लिया क्यों, लेकिन पापी पेट का सवाल है, पढ़ा रहा है, वो भी कहते हैं सब मेरे पास आके, यार लिया क्यों, लिया क्यों। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन सी बुक जिम्मेदार है उसकी, कोई बता सकता मुझे? अगर बता देगा तो उसको मैं प्राइज दूंगा। आपकी फेवरेट बुक कौन सी होती है ज्योग्राफी में? एनसीईआरटी के अलावा एक और बुक होती है ना, बकवास। कौन कौन बोला? हाँ, जेसी लियोन भाई साहब, वही पीली वाली खतरनाक किताब जो लालम लाल खूनम खून कर देता है, पढ़ता आदमी उसको है, क्लाइमेटोलॉजी। एक बार तो मैं भी जब उसको पढ़ रहा था अपने भाई, तो उसमें तो मैं भी जो है बचपन में खो गया था। मैं अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन भाई साहब सिर्फ उतना ही अच्छा है कि बाद जो हथियार चलते हैं ना, है ना, वो फिर मिलता नहीं है, वो धाए 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 धाए, क्वेश्चन नहीं हवा लगता, बाकी तो छोड़ो, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि इस ऑप्शन पे सोच समझ के जाइएगा। हमारे वाला दुकान चल रहा है, इसका भी हमारे यहाँ चलने वाला है, लेकिन है प्रॉब्लम है इसके साथ, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। पॉलिटिकल साइंस भी लगभग जो है आपका 6 से 7 महीना ले लेता है, तो इसको भी आप 2 या 3 पे रख सकते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने रैंडम रखा है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक। इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए।
आपको जो सबसे ज्यादा स्कोर दे रहा है सेलेक्ट कर लो, बात खत्म। अब तुम ये सोचो कि सर जो है इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाल के दे दे, एवरेज सिलेक्शन कितना, एवरेज नंबर कितना है, सर निकाल के दे दे कि कवरेज कितना हो रहा है, मैं खाली अपने वाले का दूंगा, आपका ठेका थोड़ा ना ले रखा है मैंने। समझिए ना आप इस चीज को, वो आप करिए, वो आपका काम है। क्लियर? प्रोवाइड का मैं दे दूंगा सारा निकाल के आपको डाटा, रैंक वाइज, ये वो ताम झाम दुनिया जहान। भाई मार्केटिंग तुमको अपना करना है ना, ठीक है, राइट। चले आगे बढ़े। इस मैट्रिक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए भैया। साइंटिफिक तरीका है, मेरा इनपुट नहीं है इसमें, सारा इनपुट मशीन और सिस्टम का है, राइट। नथिंग इज सब्जेक्टिव, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्टिव। इथिक्स पढ़ा है ना, तो इसमें ऑब्जेक्टिविज्म है, सब्जेक्टिविज्म नहीं है, मेरा डिस्क्रेशन नहीं है, सब आपको दे दिया है मैंने, आप करें।